कि सरकार प्राइवेट इंडस्ट्री को एक बेल आउट पैकेज नहीं दे सकती है। एयर इंडिया गवर्नमेंट की कंसर्न है और उसके लिए भी फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है कि किंगफिशर जल्दी से जल्दी अपना ठीक करे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को और फ्लाइट शुरू करे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हवाई जहाज भी हवा हो रहे हैं। जो लोग आसमान में साम्राज्य बनाना चाहते थे वो जमीन पर मदद मांग रहे हैं। 4 महीने में यह दूसरी बार है जब किंगफिशर एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द हुई हैं। रविवार को जब उड़ानें रद्द हुई तो कहा गया कि चिड़ियों से टकराने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कब तक चिड़ियों का बहाना चलता। आज कहना ही पड़ा कि आयकर विभाग ने उनके कुछ खातों को फ्रीज कर लिया है, इसलिए उड़ानें रद्द हो रही हैं। यात्रीगण हमेशा की तरह परेशान नजर आए। किंगफिशर कंपनी जो एक वक्त में बेहतरीन विमान कंपनियों में शुमार थी, अब बीमार है। जिसने कई झंडे गाड़े उसके झंडे उखड़ने लगे हैं। पायलट छोड़कर जा रहे हैं, कर्मचारी निकल रहे हैं, यात्री धक्के खा रहे हैं। विजय माल्या नाम तो सुना ही होगा आपने, बिजनेस और वैभव की दुनिया के बादशाह, लेकिन उनके साम्राज्य का एक हिस्सा बिखर रहा है। किसकी वजह से? सरकार की वजह से या उनकी वजह से या अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से? केंद्रीय विमानन मंत्री अजित सिंह कहते हैं कि विजय माल्या की कंपनी की मदद नहीं करेंगे। अब उन पर निर्भर करता है कि वो कैसे बचाते हैं। माल्या को खुद ही संसाधन जुटाने होंगे। सरकार बैंकों से नहीं कह सकती कि उनके कर्ज माफ कर दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी गाइडलाइंस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव डालने के लिए उड़ानों को रद्द किया जा रहा है। कंपनी कहती है कि वो अपना कारण डीजीसीए को बताएगी, नागरिक विमानन के महानिदेशक को बताएगी 21 तारीख को, लेकिन बिना बताए पूर्व सूचना के उड़ानों को रद्द कर देने की बात है। क्या किंगफिशर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है? यह सवाल भी उठ रहे हैं। किंगफिशर ही नहीं, दुनिया भर की विमान कंपनियां संकट में हैं। भारत में कुछ विमान कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। अब सरकार क्यों मदद करे? जब मुनाफा अपना तो घाटा पब्लिक का क्यों? लेकिन बिना एयरलाइंस के कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टिक सकेगी क्या? जिस अर्थव्यवस्था को राजनीतिक दलों और आपने चुना है या चुनने के लिए मजबूर हुए हैं, उसमें उड़ना जरूरी है। विजय माल्या कहते हैं कि सरकार को मदद करनी चाहिए। इंडियन एयरलाइंस को सरकार ने बचाने की कोशिश की। अजित सिंह कहते हैं कि विजय माल्या के पास बिजनेस की कुशलता है, लंबा अनुभव है, वो अपने साम्राज्य से संसाधन जुटाकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, बचा लेंगे। किंगफिशर भी दावा कर रही है कि 10 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। यह देखने की बात है कि जिस वैभवशाली विजय माल्या के कई दोस्त नजर आते थे, आज उनकी मदद के लिए कौन आगे आ रहा है? क्यों कोई विजय माल्या की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा? विजय माल्या खुद किंगफिशर के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या ऐसा है या ये अटकलें हैं? मामला सहानुभूति से लेकर ईर्ष्या तक का भी हो सकता है। क्या इसकी वजह उनकी वैभवशाली छवि है? 7,000 करोड़ के घाटे के बाद भी वो तनाव में नजर नहीं आते। फॉर्मूला 1 से लेकर आईपीएल कंपनी और शराब की कामयाब कंपनी, उनके ऐश्वर्य में कमी नजर नहीं आती। कभी अपने शाख खर्चों के लिए शर्मिंदा नहीं हुए। यही कहा कि खुद कमाया है, खुद पर खर्च है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल्या खुद भी इस साम्राज्य से हाथ धोना चाहते हैं, लेकिन वो अब मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो किंगफिशर को अपने हाथों से नहीं छोड़ सकते, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पक्ष औपचारिक रूप से हमारे पास नहीं है। अटकलें अच्छी नहीं होती, मगर सवाल अच्छे होते हैं, और वो यह है कि कहीं यात्रियों की सुरक्षा से तो समझौता नहीं हो रहा, उनके समय से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। इसीलिए यात्रीगण और दर्शकगण ध्यान दीजिए, रखरखाव का भी सवाल है। सिर्फ टिकट के दाम वापस कर देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या किंगफिशर का वजूद खत्म होने की औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है या फिर विजय माल्या वाकई इसे बचा लेंगे? हम चर्चा करेंगे प्राइम टाइम में। राजन मेहरा साहब हैं, आप ईडी हैं, एशिया पैसिफिक एकेडमी फॉर एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी के। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड कपिल काक साहब हैं, आप एविएशन एक्सपर्ट हैं। अंकुर भाटिया साहब एमडी हैं, बर्ड ग्रुप। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, आप एविएशन एक्सपर्ट। कैप्टन एमआर वाडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स। और कनु गोहेन साहब जो पूर्व नागरिक उड्डयन महानिदेशक हैं, थोड़ी देर में वो भी गुड़गांव से जुड़ जाएंगे। तो इतने अच्छे और बेहतरीन पैनल हैं हमारे पास कि विमान कंपनियों के संकट, किंगफिशर की जो अपनी कंगाली की जो हालत है, उसके तमाम पहलुओं पर तटस्थता से, निष्पक्षता से बता सकेंगे। जैसा कि विजय माल्या की शिकायत है कि अटकलें बहुत हो रही हैं, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काक साहब, आपसे ही शुरुआत करता हूं कि क्या ये देश या जो अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके तहत जो सरकार की भी अपनी नीति है, क्या इसे सरकार को बचाना चाहिए, विजय माल्या को की कंपनी को, या किंगफिशर को खुद ही अपना इंतजाम करना चाहिए, डूब जाए तो डूब जाए?
नहीं, आपने कहा है बिल्कुल उचित है, क्योंकि सरकार को इस मामले में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि सरकार का, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि हम नागरिक उड्डयन क्षेत्र को की कठिनाइयाँ समझते हैं और हम उनको प्रोसेस में फैसिलिटेट करेंगे। सरकार की जो योगदान है ये वो सिर्फ फैसिलिटेटर की योगदान है। अब देखिए क्या कदम उठाए हैं। 24% से 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आएगी। वो सबसे ज़्यादा जो दबाव सरकार पे पड़ा है मालिया का पड़ा है, क्योंकि वो सांसद है। दूसरी बात है कि पेट्रोल जो फ्यूल इंपोर्ट है वो करना शुरू कर दिया है कि डायरेक्टली फ्यूल इंपोर्ट, वो भी विजय माल्या का दबाव था सरकार का। अब देखिए इससे आगे और सरकार बायलैटरल जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके बायलैटरल खोल दिए हैं। पहले तो ये सिर्फ सरकारी कंपनियों के एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के थे। ये सरकार का काम है, मगर मुझे सरकार का इस पे एक स्ट्रैटेजी होना, एक रणनीति होनी चाहिए। देखिए जैसे आपने खुद ही कहा है कि ये सारी कंपनियां विश्व में कठिनता में है, इस वक्त संकट में है, और ये एक प्राइस सेंसिटिव सेक्टर है जहां पे आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता मैनेजमेंट की है। आपका यूटिलाइजेशन रेट क्या है, डाउन टाइम कम कर दीजिए, आपके जो सूद देने हैं वो कम होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए और प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट होनी चाहिए। किंगफिशर ने इस रुख में कोई भी एक भी पहलू नहीं दिखाया है कि आज तक जब से कंपनी बनी है कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। पिछले सालों में संकट में आती जा रही है और हर वक्त सरकार के पास आती है। इतना एम्पायर, बिजनेस एम्पायर है विजय माल्या का, कई तरह मतलब उनकी कॉन्फिडेंस लेवल जो बिजनेस की है वो कम होती जा रही है। अब आप देखिए किंगफिशर 14 करोड़, छोटा सा एक सम है, 14 करोड़ का एयरपोर्ट अथॉरिटी को चेक दे रहे हैं, बाउंस होता है। आपका चेक बाउंस होगा, जेल में जाएंगे। कोई किंगफिशर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? उन्होंने 190 करोड़ जो उनके एम्प्लॉइज का टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड, जो आप देते हैं हम देते हैं, वो अपने पास रखा है। सरकार के लिए इनकम टैक्स को दिया नहीं। इनकम टैक्स क्या करता है? उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करते हैं। और अब मालिया साहब कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं तो हम उड़ाने कम करेंगे। ये तो मजाकिया बात है, मजाक की बात, बिल्कुल मजाकिया बात है। और क्या करते हैं आप, आम नागरिक, अब आप फ्लाइट पे एयरपोर्ट पे पहुंचिए, जो नागरिक जाता है उसकी ज़रूरतें हैं, प्रेशर्स हैं, इम्पेरेटिव्स हैं, आप उनको कहते हैं हम जी आपका पूरा रिफंड करेंगे। रिफंड से क्या होगा? तो मुझे लगता है कि हर एक स्टेक होल्डर जो इसमें है जी, सरकार है, कंपनियां खुद की हैं। अभी तो किंगफिशर पे मुद्दा आया है, पिछली बार मैं आया था तो एयर इंडिया का मुद्दा है, अगली बार किसी और का मुद्दा होगा। सब स्टेक होल्डर्स को सरकार को मिलजुल के एक रणनीति बनानी है। 12% इसके ग्रोथ रेट है एविएशन का। मैं समझता हूं अगली 3 दशकों में, अगले 30 साल 12 से 15% का ग्रोथ रेट इस सेक्टर में रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ये आपके पास आंकड़े हैं अगले 30 सालों में, तो सरकार को, बैंकों को, एविएशन कंपनीज को, और जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो होली काउज हैं वो सिर्फ सरकार के रिसोर्सेज को मिल्क करती जा रही हैं, पहले उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। आज ही तो एक खबर आई है आरटीआई के आना जरिए कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो थे उन्होंने 2010 में कोई फैमिली ट्रिप पे जहाज़ों के बेड़ा लगा। एक विजय माल्या साहब एनडीटीवी 24/7 में अपनी बात रख रहे हैं, एक जरा सुन लेते हैं तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। The aviation minister say very categorically that there is going to be no bailout for Kingfisher, and you've seen politicians attack you personally, saying that, you know, with your flamboyant lifestyle, why don't you put your own money into Kingfisher? How would you respond to all this, sir? Yeah, all this flamboyant excuse I think is pretty frivolous. The fact is we have never asked for a bailout. I would never have even thought about that. I know exactly the constraints in this country vis-a-vis private enterprise. So this entire sort of bailout issue is media making. We've never asked to bail us out. All we've asked for the banks for legitimate. Vijay Malia, thank you so much for joining me on that on India Decides at 9. थोड़ा सा हिस्सा मिल सका अंकुर भाटिया साहब, आपने सुना
लेकिन वो बात कुल मिला के यही कह रहे हैं कि सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खातों को फ्रीज किया है, जिसकी वजह से पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पैसा उनके पास पर्याप्त है। अभी जो काग साहब कह रहे थे कि ये कंपनी पेशेवर तरीके से नहीं चल रही थी, लेकिन जिस तरह से हमारी आंखों के सामने इसकी छवि बनी थी एक बेहतरीन एयरलाइंस की, और मैं भी जितना चला हूँ काफ़ी संतुष्ट होता रहा हूँ जेट, और उसकी वजह से मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी को यहाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता था काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से एयरलाइंस चल रही है। क्या ये घाटे की वजह से छवि बिखर रही है, या वाकई में जो घाटा था वो बहुत पहले से, जिस तरह से बता रहे हैं, कभी इस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया? देखिए, ये कहने से पहले देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में इंटरनेशनल एयरलाइंस तो है ही हैं, बट डोमेस्टिक एयरलाइंस जो हैं वो इस सिचुएशन में क्यों पहुंची हैं। आप देख रहे हैं एयर इंडिया, जेट एयरवेज, किंगफिशर, मेनली जितनी एयरलाइंस है वो सारी घाटे में चल रही हैं। तो उसका मेन रीज़न एक ये है कि घाटे में क्यों जाता है एक इंसान, क्योंकि कि जो उनकी कॉस्ट है, जो कॉस्ट है, अगर वो कम में बेचना शुरू कर देता है कोई एक चीज़ को, तो उनका घाटा रोल ओवर होकर बढ़ता रहता है। तो जैसे काग साहब ने ये बोला कि जिस सिचुएशन में अभी इंडिया है आज की डेट में भी अगर आप देखें, कॉस्ट एयरलाइंस की काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, और जो फेयर पे वो एक सीट बेचते हैं, एक आंकड़ा है जैसे दिल्ली बॉम्बे की फ़्लाइट 6-7 साल 8 साल पहले जो आप देखें जो थी 6-7-8 हज़ार रुपये थी, और अब आप देखें तो 3,500 रुपये हैं। जबकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इन्फ्लेशन 7-7.5% हर साल बढ़ती है। फ्यूल की कॉस्ट $10 से लेकर $100 के प्लस है, और आपकी एक जो नेट कॉस्ट है सीट की वो कम पे बेच रहे हैं। तो इसका रोल ओवर इफेक्ट, क्योंकि नंबर की संख्या भी तो बढ़ी है। देखिए, यात्रियों की संख्या ज़रूरी बढ़ी है, अगर अब यात्रियों संख्या बढ़ी है उसके लेते क्योंकि फेयर कम हुए हैं। आज की रेट में अगर ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट, आपने शुरू में ही बोला है, अगर इसको प्राइस सेंसिटिव मार्केट को रियल प्राइस पर बेचा जाए तो मेरे ख्याल से वो जो 8-10% इंक्रीज है वो बहुत कम होगा, बट एक इंडस्ट्री ऐसी पैदा होगी जो हेल्दी रहेगी आगे जाने के लिए। अब जो आंकड़े हैं इंडस्ट्री के आज की रेट में 70 मिलियन लोग फ्लाई करते हैं डोमेस्टिक स्काइज में। उसमें अगर देखें काफ़ी लोग रिपीटेडली फ्लाई करते हैं, तो मेरे ख्याल से 30 मिलियन लोग होंगे जो आज की डेट में डोमेस्टिक फ्लायर्स हैं। हमारे यहाँ 300 मिलियन लोग हैं इस कंट्री में जो एक एयरक्राफ्ट दे कैन अफोर्ड के फ्लाइट ले सकें। वो 300 मिलियन पीपल नहीं जा सकते, क्योंकि जिस स्टेशंस पे ये लोग जाते हैं, जहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए भी आज की डेट में भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उड़ाने नहीं है। तो इसको लेते हुए, क्योंकि सारी एयरलाइंस ने जो दौड़ भाग लगाई, स्पेशली जब ये लो कॉस्ट कैरियर्स आए यहाँ पर, तो उन्होंने भी मार्केट शेयर को लेने के लिए अपनी जो कॉस्ट से लेकर नीचे बेचना चाह रहा, उस वजह को लेते हुए ये आप देख रहे हैं सिचुएशन आज की डेट में है कि सारी एयरलाइंस भी बख्शी साहब, एक अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के अलावा पहले हम ये समझना चाहते हैं किंगफिशर जो काग साहब ने कहा, और उसमें विजय माल्या की भूमिका को, इन्होंने 2-3 बातें कही कि जिससे लग रहा है कि सरकार मदद तो कर ही रही है। अगर आप टैक्स डिफॉल्टर हैं, अगर आपका चेक बाउंस हो रहा है, अगर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब सरकार आपको मदद कर रही है। आप इतने प्रभावशाली हैं कि सरकार ने एक तरह से मदद किया, आप इतने प्रभावशाली हैं कि सरकार ने आपकी नीतियां बदल दी। लेकिन विजय माल्या साहब कह रहे हैं कि आपने ये जरूर कहा कि 49% आप विदेशी निवेश लेकर आइए, लेकिन वो घोषणा है, कागज पर नोटिफाई नहीं हुआ है। जो बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसकी वजह से वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या माल्या साहब ऐसे क्षणों में दबाव डाल रहे हैं आपके ऊपर कि इनकम टैक्स डीप फ्रीज कर दे? वो तो अपना काम करेगी ही करेगी। देखिए, माल्या साहब दबाव डालेगी, वो अपने बचाव के लिए डालेंगे, पर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तो देखिए, अब सारी एयरलाइंस को प्रॉब्लम आई है, अप्रैल से लेके 2011 से सितंबर तक सबको प्रॉब्लम आई है। जेट को भी, स्पाइस जेट को भी आई है, पर उनकी हालत इतनी खराब नहीं हुई है। इंडिगो तो बिल्कुल ठीक है, इन कंपैरेटिवली। प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, ये है मिसमैनेज के कारण। मिसमैनेजमेंट से ही ये सारा का सारा प्रॉब्लम खड़ी हुई है। माल्या साहब का इन्फ्लुएंस होगा, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये बीमारी हर 6 साल 4-5 साल बाद ये आती है, हर साल आप इस पर डिस्कशन करते हैं। जब तक मैं जानता हूं अपनी पढ़ाई से, ये जो पूंजीवाद का स्वर्ण युग बताया जाता है ना, दरअसल ऐसा होता नहीं है। जब तक सरकार वो क्राइसिस टू क्राइसिस कैपिटलिज्म जो है वो मूव करता है, इतना हम भी जानते हैं। जब तक सरकार इसके ऊपर अपनी नीति या डॉक्ट्रिन, जो एविएशन डॉक्ट्रिन है, उसको रीराइट नहीं करेगी, अगर नहीं लिखी गई है, और पॉलिसी बनाएगी कि ये जब सब कुछ हुआ,
हमारे पास ऐसी अथॉरिटी क्यों नहीं है जो इस पे इन्वेस्टिगेट एकदम से करे और उसकी डे टू डे रनिंग को चेक करे? देखिए उनको क्या दुनिया में ऐसी कोई अथॉरिटी है कि जाकर किसी कंपनी की चेक? मैं अपने दर्शकों के लिए अपने लिहाज से भी जानना चाहता हूं। मैं दुनिया की पूरी स्टडी इसमें मैंने नहीं करी है कि दुनिया की है नहीं, पर बाकी कंट्रीज में है कि अगर कोई एयरलाइन इस तरीके से काम कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए, उसको चेक करे, अगर कहीं खराबी आ रही है उसको गाइड करे, गाइडलाइंस होनी चाहिए, डीजीसीए के पास गाइडलाइन होनी चाहिए, अगर वो उस गाइडलाइंस के तहत उनको हेल्प कर सकते हैं, पर उनको डायरेक्ट पैसा देना, जो मदद करना, वो ठीक नहीं होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एफडीआई अलाउड हो चुका है, उसकी वो मदद ले सकते हैं, पर अगर जितना भी उनको मदद मिलेगी वो चैनलाइज गवर्नमेंट के अकाउंटिंग के थ्रू होनी चाहिए ताकि दोबारा ये घोटाला ना कर पाए। नहीं तो अगर ये घाटा घोटाला नहीं, घाटा है या घोटाला? देखिए ऐसा है, अभी तो आप घाटा कह रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो घोटाला नजर आएगा। तो जब तक आप देखेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे आप किसी एक ही समस्या हो जाती है कि उनका पक्ष नहीं है। लेकिन मेहरा साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि क्राइसिस में जेट भी है, क्राइसिस में और भी विमान कंपनियां हैं, विजय माल्या साहब को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? उनके मिसमैनेजमेंट की बात ज्यादा क्यों हो रही है? और जेट या दूसरी कंपनियां जो घाटे में हैं वो इस तरह से किंगफिशर की तरह बिखरती हुई नजर क्यों नहीं आ रही? इसका मैं जवाब दूंगा, पर उससे पहले ये बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले साल 18% ग्रोथ हुई है इंडियन एविएशन की, और फिर भी तकरीबन एक आध एयरलाइन को छोड़कर सबके लॉसेस हुए हैं। तो जाहिर है कि कुछ तो ठीक नहीं है। जो ओवरऑल एविएशन एनवायरनमेंट है इस वक्त वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। ये बहुत प्रोग्राम्स में कितनी बार बताया जा चुका है फ्रेंडली तो बहुत दिन से अगर नहीं होगा तो इस बिजनेस फ्रेंडली अनफ्रेंडली जो दोस्ताना माहौल ना होने के बावजूद ये हमारी विमान कंपनी यहां तक पहुंची। जेट, किंगफिशर, ये सब ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड हैं, तो बिना अगर सरकारी नीतियों के, अनुकूल नीतियों के भी ये ब्रांड बने ना, कैसे बनेंगे? ये एक हैरानी की बात है। जो ये हैरानी की बात मैंने एक या कहानी की बात है। ये कई फॉरेन एयरलाइंस वाले जो हैं हेड्स, वो ये कई बार कह चुके हैं कि उनको इस बात से अचंभव होता है कि हिंदुस्तान में एयरलाइंस इस तरह से कैसे ग्रो कर रही हैं और कैसे यहाँ पर एविएशन एनवायरनमेंट जो इतना मुश्किल है काम करना। टैक्सेस जो हैं दूसरे देशों से 70% आए हैं, कोई 10-20% नहीं, 70% जो ATF है हमारे देश में 70% ज्यादा है। जो रुपी है वो पिछले 6 महीने में करीब 10% गिरावट हो चुकी है। उसके अलावा एयरपोर्ट टैक्सेस, हर चीज़ में दबाव डाला जाता है एयरलाइन के ऊपर। तो हैविंग सेड दैट, ये नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किंगफिशर को। ऑब्वियसली इस वक्त उनकी जो हालत है वो बाकी सब एयरलाइन से बहुत ख़राब है। वो इसलिए कि बाकी एयरलाइंस फ्लाइट्स नहीं कैंसिल कर रही, बाकी एयरलाइंस के लॉसेस ज़रूर हो रहे हैं जेट एयरवेज के, मगर वो ग्राउंड नहीं कर रही है एयरक्राफ्ट। तो इनकी जो हालत है वो इसलिए सिंगल आउट किया जा रहा है क्योंकि इनको इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है और इनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। अब मदद किस तरह से मिले उसके भी कई पहलू हैं। जो बेल आउट सब कह रहे हैं, बेल आउट का मतलब अगर तो है इनको फंड्स देना, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहता हूँ एक मार्केट, फ्री मार्केट एनवायरनमेंट में किसी गवर्नमेंट को, किसी को भी कंपनी को, चाहे एयरलाइन हो, कितना देंगे? 1 लाख करोड़ से ज्यादा बता रहे हैं काग साहब, तो 1 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज आप नहीं दे सकते। एक को देंगे तो सबको देना ना ही देना चाहिए, तो ये विकल्प तो खत्म हो गया। मगर उसके अलावा सरकार बहुत कुछ कर सकती है जिससे कि वो एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा, बनाए, टैक्सेस को रैशनलाइज करे। जो स्टेट्स हैं वो अपने टैक्स लगाते हैं, जो सेंटर का एक्साइज और टैक्स हैं वो अलग हैं। तो अगर ये जैसे मांग रही है इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री, डिक्लेयर्ड गुड्स में डाल देते हैं तो रेगुलर 4% टैक्स होगा, उससे बहुत रिलीफ मिलेगी एयरलाइंस को। उसके अलावा अब जैसे FDI प्लान कर रहे हैं वो अलाउ कर दें, उससे रिलीफ मिलेगी। तो सरकार अपनी तरफ से कई चीजें कर सकती है और कर भी मतलब रही है। एविएशन इंडस्ट्री की बातें ऐसी हो रही हैं जैसे लग रहा है कि हम जो ट्रकर्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन वालों से जब चर्चा करते हैं, जो काफ़ी वो कमज़ोर लगते हैं और दरोगा से लेकर मतलब कमिश्नर तक के निशाने पर होते हैं, ये इतना विशालकाय, इतना धन बल, लॉबी जिसका इतना स्ट्रांग हो, वो इंडस्ट्री आज लाचार नज़र आ रहा है। तो क्या ये सिर्फ नीतियों की वजह से लाचारी है या कुछ और भी तस्वीर है इसमें? नहीं, नीतियों में ज़रूर इस पर कोई शक नहीं है। सरकार को नीतियों का
एक तरीके से इम्प्रूवमेंट चलता रहना चाहिए, ठीक है। फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है, एक तो ये प्रॉफिटेबिलिटी और कमर्शियल कंसिडरेशन एक चीज़ है, दूसरा ये देश के विकास के लिए एक बहुत ही अहमियत रखता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि जेट है और ये किंगफिशर हैं, इनके ब्रांड नेम्स इतने आगे बढ़े हैं। देखिए, ये कमर्शियल सेक्टर है। आप मुझे पूछ लीजिएगा, एक बड़ा एयरलाइन अमेरिका में होता था, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन, TWA, इतनी दशकों में वो आसमान में विमान चलते थे, आज वो भूल गए हैं, फोल्ड अप हो गया है। पैन अमेरिकन, पैन एम, आप जानते होंगे, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उन दिनों में, तो काफी नाम सुना, तो खत्म हो गया, खत्म हो गए। अच्छा। हमारे 10 जो एयरलाइन यहाँ पे 1993 में जब ये इसका रिफॉर्म हुआ था, सेक्टर खुला गया, 10 एयरलाइन तब से फोल्ड अप हो गए हैं। मुझे ये नहीं लगता कि, या तो देखिए आप विजय माल्या साहब को कहिए कि आप एयरलाइन को एक तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करिए, आप एयरलाइन को पूरी पैकेज जो है एयरलाइन की, उस पर मेंटेनेंस हो, उस पर ऑपरेशंस हो, कमर्शियल सेक्टर हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, डाउन टाइम कम कर दीजिए, इंटरेस्ट जो बाहर जाता है उसको कम करिए। आंकड़ा जो कुछ भी आप देख रहे हैं पिछले 3 सालों से, हाँ, इस पे जैसे पहले मेहरा साहब कह रहे थे कि रुपये का डिवैल्यूएशन थोड़ा सा हुआ है, कच्चे ईंधन का दाम बढ़ गया, आज ही अनाउंस हुआ है, जब ब्रिटेन और फ्रांस का ईरान ने वो कमी करी है प्रोडक्शन की, तो उससे 121 तो पहुंच ही गया ब्रेंट क्रूड, $121, तो उससे भी और ही ये इसमें खामियत हो सकती है। मगर सबसे बड़ा जो देखो, इंडिगो कैसे चल रहा है, सबसे बड़ा मैनेजमेंट, जब तक मैनेजमेंट का सवाल। दूसरा है रेगुलेटर का। अभी आप कानू गोविंद साहब को ला रहे हैं, रेगुलेटर स्क्रीन पर, रेगुलेटर में इस भी बहुत ही भूमिका रहती है कि ये नहीं है कि अब आप डीजीसीए इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें फाइनेंस स्टेटमेंट दे दीजिए, फ्लैग्स क्यों कैंसिल कर दिए, हम आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। ये अचानक नहीं होना चाहिए, इसके इंक्रीमेंटल फेजेस हैं। आपको क्वालिटी ऑडिट एयरलाइंस का करना है कि सेफ्टी को मुश्किल तो नहीं है, पैसेंजरों को कठिनाइयां तो नहीं होती हैं, तो एक प्रोग्रेशन जो है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। सरकार को भी चूक रही है, सरकार को भी ये करना चाहिए। साहब, आप पूर्व महानिदेशक सिविल एविएशन DGCA, काक साहब ने आपके ही महकमे और पर एक टिप्पणी की है कि अचानक से कुछ करने की बजाय प्रक्रिया में, प्रोसेस में आप लोगों को कुछ करना चाहिए। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितना गंभीर अपराध किंगफिशर ने किया है, समय पर सूचना न देकर और उड़ानों को रद्द करके। दूसरा, माल्या साहब का कहना है कि उनके पास वक्त नहीं था कि DGCA को बता सकें। एक सवाल लाइसेंस के रद्द होने का भी आता है। काक साहब ने अपने शुरुआती बात में यह कही कि जब उनका चेक बाउंस कर गया तब भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग नरम हैं या फिर सचमुच आपका विभाग जो है हवाई जहाज की कंपनियों के भीतर हो रही गड़बड़ियों पर नजर रख रहा है। गोहेन साहब, देखिए, कानूनत जब कोई डिस्ट्रप्शन या कोई शेड्यूल्ड सर्विसेज की डिसकंटिन्यूएशन होती है, कानून के मुताबिक वो एयरलाइंस को, DGCA को एडवांस नोटिस देना चाहिए। दूसरी बात है, जब कोई कंटिंजेंसीज में झट से कोई जहाज डाउन हो जाता है या ग्राउंडेड हो जाता है, तब भी कुछ सेक्टर्स डिसरप्शन होती है, तो उसमें भी जितनी जल्दी हो DGCA को ये खबर देनी चाहिए। अभी जो एयर मार्शल काक साहब ने जो कहा है वो सही है कि हमारे कानून में एक पद्धति है, कोई नरम विचार नहीं है, एक प्रोसेस होती है डायलॉग की, जहां पर DGCA पहले तो सवाल करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, फिर उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा एयरलाइंस पर, उस पर निर्धारित होएगा कि कितनी उसको पेनल एक्शन हो सकता है। जी, वाडिया साहब, MR वाडिया साहब हैं मुंबई से, हम इनके पास देर से जा रहे हैं, माफी चाहेंगे। वाडिया साहब, हम आपका व्यू जानना चाहते हैं कि
विजय माल्या साहब कह रहे हैं कि वो बेल आउट नहीं मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सरकार 49% विदेशी निवेश का घोषणा कर देती है लेकिन नोटिफाई नहीं करती है, कानून नहीं बनाती है, बैंक उनके साथ मदद नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कोई सरकार बनाम विजय माल्या की लड़ाई की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, या सचमुच सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है कि सरकार बढ़ के इनकी कोई मदद कर सके? पहले तो आपका जवाब, सरकार का काम नहीं है प्राइवेट एयरलाइंस को मदद करने के लिए, वो शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट नहीं है। एयर इंडिया है, वो शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, वो बेल आउट कर सकती है, लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस को नहीं बेल आउट कर सकती है गवर्नमेंट। दूसरी चीज़, आप फोकस कर रहे थे इतने टाइम सब फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी ये टेक्निकल इंडस्ट्री है जहाँ ऑपरेशंस और सेफ्टी का बहुत ज़रूरत है, जहाँ अटेंशन देना चाहिए। ये एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन है, क्रू यूटिलाइजेशन है, वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ये चीज़ आप फोकस करेंगे यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए, तो आपका लॉस बहुत कमती होगा। दूसरा चीज़, बहुत चीज़ें हैं जो एयरलाइन कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ, उसका भी फॉल्ट कहाँ है कि काफ़ी डिलेज होता है। कहीं एयरपोर्ट के ऊपर, बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर कहीं होल्डिंग होते हैं, एयरक्राफ्ट लैंड करते समय कभी 1 घंटा 1.5 घंटा डिले हो जाता है, तो किसकी जिम्मेवारी है? वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है जो उसका टाइम रिड्यूस करना चाहिए। उससे काफ़ी मेजर लॉस होता है, फ्यूल बर्न होता है, ग्राउंड टाइम लॉस होता है। इसलिए और ख़ास करके किंगफिशर को तो काफ़ी टाइम पहले, ये नई आश्चर्य की कोई अभी चीज़ नहीं हो रही है, आज नहीं हो रही है, कई सालों से मालूम था कि ये हालत होगी ही। और हम लोग ने लिखा भी था सब एयरलाइन को और किंगफिशर को भी कि अपना इंटरनल ऑडिट कर लीजिए, जहाँ गलती है वो इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन किसने सुना नहीं था उस टाइम को, और ये हालत अब बहुत गंभीर अभी हो गई है। लेकिन ये सबका गवर्नमेंट का तो थोड़ा फॉल्ट है, लेकिन एयरलाइन को उनके खुद इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरत ही है। वाडिया साहब को आपने सुन लिया, वो साफ साफ कह रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये संकट की स्थिति में एयरलाइन कंपनियां अब क्या कर रही हैं? कुछ कर रही हैं अपने भीतर के? इंटरनल ऑडिट की भी बात हो रही है, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैं औपचारिक रूप से नहीं जानता, लेकिन फिर भी उनकी बात से एक्सपर्ट हैं, ये बात तो समझ में आ रहा है कि आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं वैसे फिर वो स्पेसिफाई करूंगा कि जैसे रेगुलेटर ने भी बताया, और काफ़ी हद तक बाहरी मुल्क में काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर वो कंट्रोल करते हैं कि आप अपनी कॉस्ट से नीचे प्लीज़ मत बेचिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल चीज़ नहीं है एक किसी एयरलाइन के लिए करना। ठीक है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट शेयर गेन करने के लिए, नंबर्स गेन करने के लिए काफ़ी एयरलाइंस ये करती हैं। बाकी देशों का जो जिक्र किया आपने, वहाँ क्या कानून है कि आप लागत का? बिल्कुल, काफ़ी कानून है। बिल्कुल, हमारे यहाँ कानून नहीं है, मतलब आप टिकट 1 रुपए में भी बेच सकते हैं। बिल्कुल, एक जिसे कहते हैं कि एग्रेसिव प्राइसिंग, या जो प्राइसिंग लेकर जाएं कि मार्केट शेयर खरीदना है हमने, उसको लेकर एक बड़ा, मतलब कोई काफ़ी मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जो जहाँ पर सिविल एविएशन इंडस्ट्री मैच्योर्ड है, जो अलाउ नहीं करते ये इमीडिएटली करने के लिए, क्योंकि काफ़ी नेशनल कैरियर्स हैं वहाँ पे, उनको अंडरकट करने के लिए नई एयरलाइंस आती हैं, लो कॉस्ट एयरलाइंस आती हैं। ये एक चीज़ पहले भी हो चुकी है कंट्रीज़ में, और वो है। तो इस सबसे पहले तो आप एक हेल्दी इंडस्ट्री को लाने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने फ्लाई करना है, जैसे मुंबई जाना है आपने, आज की डेट में आप मुंबई में अगर आप नई फ्लाइट डालना चाहें, आज की डेट में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि कंस्ट्रेंड है, और कहीं नया एयरपोर्ट उनका बनना भी बॉम्बे का शुरू भी नहीं हुआ, जबकि वो एक एरिया है जो कम से कम 30 से 40% इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरा ये है कि आप एक जो इंडस्ट्री को हेल्दी बनाना है, तो उसमें ये एक रेगुलेटर के लिए भी बहुत ज़रूरी है करना कि भैया आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आइए, ज़रूर आइए, एज ए न्यू प्लेयर आइए, बट एक चीज़ करिए कि अपनी कॉस्ट से कम अगर आप बेचेंगे, और अगर आपके पास और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज हैं टू बिगिन विद, एडवर्टाइजिंग हो या जो भी हुआ, उस वजह से आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी यहाँ नहीं है। बट इसमें एक क्वेश्चन और आएगा जी, अगर आप ये करेंगे कि कॉस्ट स्ट्रक्चर आज की डेट में हर एक एयरलाइन का अलग अलग है। एयर इंडिया का बिकॉज जो उनके ओवरहेड्स हैं वो अलग हैं, किंगफिशर का अलग है, नई जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं उनका अलग है। तो उसमें एक फिगर मेरे ख्याल से DGCA को या जो भी अथॉरिटी है उसको आकर
डालना चाहिए कि आप, ये आपका फिगर है, ये आपके सेक्टर हैं, आप मिनिमम आप इस प्राइस पर टिकट को बेच सकते हैं, इससे आपको नीचे अनुमति नहीं होनी चाहिए उनको बेचने, जिससे कि लॉन्जेविटी जो है शायद इमीडिएटली जो नंबर ऑफ ग्रोथ इफेक्ट हो, थोड़े पैसेंजर्स कम हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक इंडस्ट्री ये हेल्दी है। बात इतनी आसानी से समझ में आ रही है। हम ये जानना चाहते हैं बख्शी साहब, फिर एयरलाइन कंपनियां जानबूझकर उस खाई में क्यों गई? देखिए ऐसा है, अब बात इतनी आसानी से समझ जरूर आ रही है और बात इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है समझने वाली। देखिए जो खेल है वो भी समझा दीजिए। सिविल एविएशन का जो महकमा है, सिविल एयरलाइंस को चलाना एक साइंस है, इसकी ट्रेनिंग हर जगह दी जा रही है, बड़ी-बड़ी एकेडमीज खुली हुई हैं। आरटीआई से पता चला कि उस साइंस के तहत मंत्री के परिवार को किसी जहाज में ले जाना तो पूरा का पूरा बेड़ा लगा दीजिए, ये साइंस का पता चल रहा है मुझे। एग्जैक्टली ये जो है, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा अगर आप सीरियसली लें कि कैसे एयरलाइन रन करनी है, इसका मॉडल डीजीसीए में रखा जा सकता है और वो स्टैंडर्ड है, उससे सब एयरलाइंस की चेकिंग हो सकती है। देखिए हम जो है, हम ये डरते हैं एक दूसरे को चेक करने में। ये एयरलाइन, सिविल एयरलाइन नेशनल एसेट है। क्या डीजीसीए का ये काम है कि जो प्रतिस्पर्धा का जो क्षेत्र है, कंपटीशन का एरिया है, उसमें जाकर रेगुलेट करे? उसमें रेगुलेट नहीं करे, पर जहां पे गलत काम हो रहा है वहां पे वो स्टेप इन करें। आपको डर क्या है? पॉलिसी बनाइए, डॉक्ट्रिन करिए इसमें। हम दूसरों को क्यों कॉपी करते हैं? भारत में जो सिचुएशन है वो अपनी आप में एक अलग सिचुएशन है, हमारी सिचुएशन दूसरी कंट्रीज में नहीं हो सकती। ये दलील तो हर देश पे लागू है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है, अगर डीजीसीए के अंदर बॉडी है जो ये चेक कर सकती है, और क्यों नहीं कर सकती कि कहीं जो एयरलाइन गलत जा रही है आप उनको बताइए कि ये गर्म, हमारे पे एक्सपर्ट होने चाहिए, इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, नहीं है तो उनको बाहर से हम एयर डीजीसीए के। पर ये बात तो मेहरा साहब, अभी माल्या साहब बोल रहे थे कि 30 साल तक यूवी ग्रुप को उन्होंने चलाया और एक बार भी नौबत नहीं आई कि उनकी जो कंपनी है वो 1 रुपए के लिए कर्जे की माफी के लिए किसी बैंक के दरवाजे पे दस्तक दे, एक बार भी नहीं। तो वो अपना एक प्रमाण दे रहे हैं कि उनको कंपनियां चलाने आती है, वो जानते हैं कि कंपनियों को कैसे चलाया जाता है। ठीक कह रहे हैं वो। यूबी ग्रुप एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है और उन्होंने 30 सालों से अच्छी तरह चलाया है, मगर शायद एक एयरलाइन चलाने में और एक लेकर कंपनी चलाने में थोड़ा सा फ़र्क है। किंगफिशर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो जब वो फार्मूला 1 इतनी अच्छे से चला सकते हैं, आईपीएल क्रिकेट की कंपनी चला सकते हैं, एक हवाई जहाज की कंपनी क्यों नहीं चला? मेरा मानना है कि वो बिजनेस मॉडल ही समझ नहीं पाए कि वो किस तरह का बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब किंगफिशर शुरू हुई थी तो वो एक फुल सर्विस, एक फर्स्ट क्लास लेवल की एयरलाइन बनाना चाहते थे और उस डायरेक्शन में गए और अच्छी तरह से चली भी और चढ़ भी रही थी। उसके बाद उन्होंने उसके बीच में डिसाइड किया कि वो एयर डेक्कन को खरीदेंगे और एक मिक्स्ड अप मॉडल वहाँ बन गया। एक तरफ तो एक फुल सर्विस कैरियर था, एक तरफ एक लो कॉस्ट मॉडल था, और उन दोनों को कंबाइन करना वैसे ही मुश्किल होता है, उनके लिए शायद और मुश्किल हुआ। अब उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो उसको बेचकर लो कॉस्ट को और फिर फुल सर्विस करेंगे। तो ये जो बार बार कंफ्यूज चेंजेस हुए, इससे एयरलाइन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके अलावा ओवरऑल ज़रूर गलतियां की हैं उन्होंने, मिसमैनेज ज़रूर है, नहीं तो ये हो नहीं सकता कि एक एयरलाइन शुरू से लॉसेस बनाए। वो भी जब उसने एक अच्छा ब्रांड इमेज बना लिया था और काफ़ी कॉर्पोरेट से जो पसंद करते थे अब भी करते हैं किंगफिशर को, तो ये कई चीज़ें बड़ी ही इसमें मतलब ये तो एक बुनियादी बात है, ब्रांड बन जाने से आप सफल हो, ये इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है, जो कि कोई गारंटी नहीं हो किंगफिशर में प्रूव हो गया। वाडिया साहब, हम ये जानना चाहते हैं, गोयन साहब मैं आपके पास आऊंगा, डीजीसीए पर जो बातें यहाँ पर सवाल उठी है उस पर आप कहेंगे, लेकिन वाडिया साहब से मैं पहले जान लेना चाहता हूँ कि क्या विजय माल्या अब भी स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं, या जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं कि इसी प्लान से वो चलकर इस अपनी कंपनी को बचा लेंगे, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि ये कंपनी मेरे लिए काफी प्रिय है, मैं इसको डूबने नहीं दूंगा। ये कोरा आत्मविश्वास है या सचमुच ऐसा वो कुछ कर रहे हैं, या उनको बात समझ में आ गई है कि ये वो करेंगे तभी कुछ हो सकता है? नहीं, मेरे को ठीक से मालूम है कि वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स है किंगफिशर में, और उन लोग जो मैनेजमेंट है वो ठीक से एविएशन समझ नहीं रहे। विजय माल्या चला प्राइवेट कंपनी की जैसे चलाना चाहते हैं, ये एविएशन में काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, जैसे मैं बताया सेफ्टी इश्यूज है, ऑपरेशनल इश्यूज है, वो उन लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और उनके पास काफ़ी पहले अच्छे मैनेजमेंट थे, उनको निकाल दिए, और जो अभी भी जो चला रहे
वो जो नहीं चल रहे हैं वो थोड़ा साइकोफेंसिव चल रहे हैं, तो उनका ठीक से बड़ा मुख्य मैनेजमेंट बिल्कुल टेक्निकल मैनेजमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही तरह से प्रोफेशनली रन करना चाहिए। ये घर का गंभीर के जैसे नहीं चला सकते एविएशन। और मैं कहना चाहता हूँ जो आप पूछ रहे डीजीसीए के लिए, डीजीसीए में एक्सपर्टीज नहीं है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एयरलाइन को गाइड करने के लिए, और डीजीसीए में भी काफ़ी टेक्निकल आदमी लोग की बहुत ही ज़रूरत है। आजकल बहुत कमती है, और हिंदुस्तान में एविएशन के प्रॉब्लम्स क्यों होता है, क्योंकि वहाँ सभी जगह गवर्नमेंट में डीजीसीए में टेक्निकल आदमी लोग जो समझते हैं मैनेजमेंट, उन लोग नहीं है अभी। जी, तो बहुत सारी कमियां नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा गोविंद साहब, हम आएंगे। पता नहीं माल्या साहब की तरह कहीं मैं भी गांव देहात के मुद्दों को डिस्कस करने वाला एविएशन डिस्कस कर रहा हूं, तो कहीं ऐसी नहीं कि पूरी बहस को ही डुबा दें। तो आप लोग जरा सा संभाल के रखिएगा इस बहस को। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। बोलने वाले मलाया के नीचे मुझे बहुत है, वो सब वही बोलते थे जो सुनना चाहते। हम ब्रेक से लौट आए हैं। बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, ठकुर सुहाती, मतलब जो माल्या साहब को अच्छा लगे वही बोल रहे हैं, पर पता नहीं भीतर क्या स्थिति है कंपनियों के भीतर। गोविंद साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि डीजीसीए की भूमिका की बहुत बात हो रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एविएशन सेक्टर के क्राइसिस में या उसको फलने फूलने में क्या ये रेगुलेटर अनुशासन के अलावा, मतलब जो तकनीकी मामलों में जो अनुशासन तय करता है, उसके अलावा भी कोई भूमिका निभा सकता है क्या, या नहीं निभा रहा है? तो आपने जो सवाल किया है उसका क्लैरिटी मैं देना चाहूंगा। जो कैप्टन वाडिया ने भी बोला है कि डीजीसीए एक टेक्निकल रेगुलेटर है। टेक्निकल रेगुलेटर जो ऑपरेशन, मेंटेनेंस, एक्विजिशन ये सब देखते हैं। रही बात दूसरा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, हमारी जो एयरक्राफ्ट रूल्स है, एयर ट्रांसपोर्ट की जो चैप्टर है उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है टैरिफ। टैरिफ मतलब है पैसेंजर का क्या किराया होना चाहिए। ये पब्लिश होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। अभी रिसेंटली जब कंपटीशन बढ़ गया था, एक समस्या आई थी प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में। तो डीजीसीए क्या क्या एक बैंड निकाल दिया था कि आपका प्राइसिंग इससे नीचे नहीं होगा, आपका प्राइसिंग इससे ऊपर नहीं होगा, एक बैंड बना दिया था जिस सारी एयरलाइंस उसी बैंड पर रहना चाहिए। जो एक पैनलिस्ट सज्जन ने जो कहा है कि वो एक फिक्स करना चाहिए, तो वो है। तो हमारी एयरक्राफ्ट रूल्स के मुताबिक जो करना है एज फार एज फाइनेंशियल एस्पेक्ट कंसर्न है, वो डीजीसीए ने किया है, जितना मेरा जानकारी है। क्योंकि आज मैं हूं नहीं डीजीसीए, ठीक है, 4 साल से नहीं हूं, लेकिन हमने जो मीडिया में रिपोर्ट पढ़ता है, जो वेबसाइट में देखता है, उसने वो क्या है कंपटीशन में प्रीडेटरी प्राइसिंग ना हो। रही बात किंगफिशर की, किंगफिशर जब जन्म हुआ था, ये एक बड़ी अच्छी एयरलाइन था, ये बड़ी अच्छी से रन कर रहा है, इसका एक ब्रांड था, इसमें एक अच्छा मार्केट शेयर था। आज जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये क्यों हुआ? ये तो फाइनेंशियल क्राइसिस एक दिन में नहीं होता है ना, ये एक समय से हो रहा था। अगर जो एक पैनलिस्ट ने कहा है, शायद कैप्टन वाडिया ने कहा है कि मैनेजमेंट को उस वक्त जब देख रहा है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस का जन्म हुआ है, ये चल रहा है, उस वक्त एक रिव्यू करना चाहिए था अपना बिजनेस मॉडल की, कि किस तरह से वो अपना जहाज जो है किस तरह से प्रॉफिटेबली या विदाउट एनी लॉस, कोई नुकसान नहीं होके उसको रन करे, सेक्टर डिसाइड करे, मार्केट स्टडी करे। ये सब करके उनको मैनेजमेंट को ये थोड़ा क्या कहते हैं प्रोएक्टिव एक्शन लेना उनका जी तब तो साहब जिस तरह से बात समझ में आ रही है वो यही है कि ना चाहते हुए भी उनकी जो छवि है, लग रहा है कि वही ज्यादा जिम्मेदार है। फ्लेम्बॉयंट तरीके से जो हैंडल किया गया है इस पूरी कंपनी को, जिसको शायद वो स्वीकार नहीं रहे हैं, वो सरकार की नीतियों में कमियों को ढूंढ रहे हैं। नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। जो कानू साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि एक रेकलेस तरीके से उन्होंने जो छवि बनाई, मनमाने तरीके से छवि बनाई, और जब उस छवि बनाने के लिए जो आपके पास माली हालात क्या है, एक ना एक दिन तो आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। तो वही गलती हुई है, इतने सालों से ये चलता आ रहा है। जैसे पहले भी पैनलिस्ट ने कहा है, देखिए एयरलाइन चलाना एक बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत ही एक चुनौती रहती है, क्योंकि आपको ऑपरेशंस पर इतने अनाड़ी होते तो दो मतलब 7, 9, 10 साल तो चला ही लिया। जैसे अभी कहा गया है कि जो आपको देखिए यूटिलाइजेशन रेट क्या रहा है, आपकी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस क्या हैं, इतने विमान हैं। मेरे ख्याल में कुछ 2 महीने पहले मैंने स्टडी किया था, उनके कम से कम 12-15 विमान जो हैं वो ऑन ग्राउंड है। अब इस जहां पे आपको 18-19 घंटों की उड़ान भरनी है 24 घंटों में कि आप प्रॉफिटेबिलिटी करिए, वहां पे आपके 12-15 विमान जमीन पे बैठे हैं। तो ये तो एक बच्चा एविएशन सेक्टर में एक बच्चा भी समझेगा कि अगर आपके 15 विमान जमीन पे हैं, आप तो गए, आप तो डूबेंगे। तीसरी बात जो अभी कानू साहब ने उठाई है, जो सेक्टर जो सिलेक्ट किए हैं वो भी कमर्शियल बेसिस पे नहीं किए हैं। अब दे दिया, मालिया साहब ने बोला चलिए उस सेक्टर पे चलेंगे। जब आप ये गलतियां प्रोग्रेसिवली करते हैं, एक दिन तो आपके पास कुछ न कुछ कठिनाई आएगी, मगर ये तो एक इमीडिएट टर्म है। मैं नहीं समझता हूं कि किंगफिशर डूबने वाला है। अच्छा। मगर ये है कि जब तक उसको एक तरीके, अब तो प्रोफिलैक्टिक से नहीं चलेगा, आप एस्प्रिन उसको नहीं दे सकते। किंगफिशर को एक सर्जिकल प्रोसेस करना, जैसे मैंने पहले कहा था, एक बिल्कुल नया रुख लेना है कि अगले 20 साल में हम कैसे चलेंगे। इस वक्त उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और क्या बताएं आपको, उनके 30 या 40 हज़ार की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 200 करोड़ मांग रहे हैं वो, और कहते हैं कि हम संभाल लेंगे। मुझे लगता है अगर वो वर्किंग कैपिटल उनको मिल जाएगा तो जो इस वक्त इमीडिएट प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। तीसरी बात जो है, SBI कैपिटल ने इनके लिए एक वायबिलिटी रिपोर्ट बनाया है। वो वायबिलिटी रिपोर्ट भी कहता है कि अगर इनको वर्किंग कैपिटल दिया जाए, अगर ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थोड़ी इंप्रूव करेंगे, तो किंगफिशर आगे बढ़ सकता है। 200 करोड़ से काम बन जाएगा। वर्किंग कैपिटल है कि क्योंकि ये तनख्वाह ही नहीं दे रहे हैं, पायलट भाग रहे हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, टेक्निकल स्टाफ भाग रहा है कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। मगर एक मुद्दे ये बहुत ही अंकुर साहब ने उठाए हैं। वो पहला है कि यहाँ पे जो प्राइस बैंड की बात की कानू गोहाइन साहब के, ये इस पर कोई शक नहीं है, प्राइस बैंडेड ऑपरेशनल हैं, मगर सारे के सारे एयरलाइन, उसमें किंगफिशर भी है, सबसे कम प्राइस पे जा रहा है। इस प्राइस पे सारे विश्व में कोई ऐसी उड़ान उस क्षेत्र की, जब आप कोरे एक नहीं डिस्टेंस कहीं नहीं है, सबसे तो फ्री में उड़ा रहे हैं मतलब, और 70 जो पैसेंजर लोड फैक्टर अगर 100 सीटें हैं, 70 सीटें हर एयरलाइन की किंगफिशर की भी भरी हुई हैं। तो मतलब फाइनली जो है प्राइस की बात है। तीसरी बात जो है, जो आपने पहले उठाई थी, सरकार क्या कर सकती है। मेरे ख्याल में सरकार को, जब पेट्रोल के दाम भी बढ़ते आ गए हैं, क्रूड ऑयल बढ़ता जाएगा, फ्यूल प्राइसेस में थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी का, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स का ही ये इसमें भूमिका है, उस पे थोड़ा करना पड़ेगा, रिलीफ देना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मैंने पहले एविएशन फ्यूल तो अभी भी सस्ता है पेट्रोल से। नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूँ उस पे भी एक्साइज ड्यूटीज काफी ज्यादा हैं, क्योंकि हर एयरलाइन के ऑपरेशंस में 44% जो कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो ईंधन का कॉस्ट। ठीक है। तो अगर आप उनको ईंधन के कॉस्ट में थोड़ा सा रिलीफ देंगे, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो उससे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है थोड़ी बढ़ जाएगी। मेहरा साहब, जो छवि मालिया साहब की है, जिस तरह से कह रहे हैं कि कंपनी डूबेगी नहीं, बंद नहीं होगी, आपको लगता है कि इतने विकल्प अभी है उनके पास जिससे विजय माल्या अपनी इस कंपनी को बचा लेंगे? हाँ जी, मेरा नहीं ख्याल है किंगफिशर डूबेगी, और डूबनी चाहिए भी नहीं। एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल कनेक्टिविटी के लिए, पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए और प्राइसिंग के लिए, हर चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि जितनी एयरलाइंस इस वक्त डोमेस्टिक एयरलाइंस है, और किंगफिशर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो सब हेल्दी हो जाए। इनके फेवर में ये है किंगफिशर के कि इस वक्त गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ वो मदद करने की कोशिश कर रही है एयरलाइंस को। ऑलरेडी FDI 49% अनाउंस कर दिया है। अब जैसे ही ये लागू हो जाएगा तो ऐसी
काफ़ी मिडल ईस्ट एयरलाइंस हैं जो तैयार होंगी निवेश करने के लिए। माल्या साहब कह भी रहे हैं कि 3 कंपनियां उनसे बात कर रही हैं, पर बख्शी साहब हम ये जानना चाहते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा और समय से कितना समझौता हो रहा है इस संकट की घड़ी में। अगर सारी हवाई कंपनियां जो हैं वो घाटे में हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? देखिए, आप अगर थोड़ा सा इसमें और लिटिल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं। इसमें भी शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं और ये कई आंकड़े तो सामने आ चुके हैं। शॉर्टकट पुअर मेंटेनेंस का के आंकड़े आ चुके हैं, रॉन्ग फ्लाइट प्रोसीजर्स के आंकड़े आ चुके हैं, अनट्रेन्ड पायलट्स के आंकड़े आपके पास आ चुके हैं। पहले से ज्यादा हो रहा है या पहले अपवाद स्वरूप होते रहे? नहीं, पहले से ज्यादा शुरू हो गया है और पिछले 3 साल में तो 2.5 साल 2 साल के अंदर तो ये बहुत ज्यादा शुरू हो गया। और इस क्यों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये, हम ये सब चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं ये पीसमील डिस्कस कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि जब तक नेशनल लेवल के ऊपर हमको ये ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट किया जाए कि सारी की सारी एक्टिविटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करे, तब तक नहीं हो सकेगा। हम घड़ी घड़ी एक एयरलाइन को मैं समझ रहा हूं कि पूरे लाइसेंस राज को फिर से वापस लाया जाए। लाइसेंस राज को वापस नहीं ला सकते आप। नहीं, एक ऑटोनोमस बॉडी हो सकती है। क्यों एक लाइसेंस की बात नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी हो सकती है। पर बख्शी साहब, हमारे इन बिजनेस महापुरुषों को काबिल बताया गया कि ये बड़े कुशल हैं, इनको अगर खुला मैदान दिया जाए तो ये दुनिया नाप लेंगे। कुशल तो माल्या साहब भी हैं। देखिए, शराब की बोतल भर के बेचना दूसरी चीज होती है, एयरलाइन चलाना जैसे सबने बोला है दूसरी चीज होती है। एयरलाइन चलाने के पर वो अगर वो सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे कि आप ये यूं ना कहें, मुझे कौन होते, मैंने इतनी कंपनियां चलाई 30-40 साल से। देखिए, उन्होंने कंपनी ही नहीं चलाई, उन्होंने 2 मिनट रह गया जी, उन्होंने देश के लिए बहुत काम भी किया है, उन्होंने हमारे देश की धरोहर वापस लेके आए हैं। वो सब मैं मानता हूं। आजकल उद्योगपति ही देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी है। पर आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जब तक एयरलाइन चलाने का तरीका नहीं आएगा, जल्दी मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट का काम है एयरलाइन चलाना, कोई भी बिजनेस चलाना। उनका काम है सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि बिजनेस नीतियों में गाइडलाइंस की बात है कि आज की डेट में भी इंडियन सिविल एविएशन पॉलिसी जो है, बाकी हर एक सेक्टर में इंडियन सिविल एविएशन पॉलिसी नहीं है, अभी काफी सालों से बन रही है ये, अभी मगर बनकर तो ये जो नागरिक उड्डयन मंत्री बनते हैं वो क्या करते हैं, मतलब पॉलिसी नहीं बनाते? हाँ, पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है। अभी मैं CII को रिप्रेजेंट करता हूँ एविएशन कमेटी में, तो उसमें ही हमारी ये बातें चल रही हैं अभी मिनिस्ट्री के साथ कि एक पॉलिसी बनकर आए जो कॉम्प्रिहेंसिवली इस सेक्टर को देखे और कहाँ ग्रोथ हो सकती है। इंडिया में आप ये जो बातें कर रहे हैं, 70 मिलियन लोग, कितने प्रतिशत हमारी पॉपुलेशन जाती है अभी जहाज से? बिल्कुल बहुत कम है आज की डेट। 70% लोगों के तो खाने का इंतजाम कर रही है सरकार। बिल्कुल जहाज बट जो भी देखा जाए तो मतलब अगर आपने हमारे देश को कनेक्ट करना है तो बिना एविएशन के काम तो नहीं चलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस बहस को सार्थक बनाने की कोशिश की। पर 1-2 बात तो समझ में आ रही है कि बिजनेस कंपनियां जो हैं वो अपने भीतर के प्रबंधन को शायद उस पेशेवर तरीके से नहीं निभा रही हैं, चला रही हैं। और दूसरी जो बात है कि जो सरकार है उसे जो माहौल बनाना चाहिए वो किस रफ्तार से काम करे, ये समझ लीजिए कि एविएशन एक बड़ा ही शक्तिशाली प्रभावशाली सेक्टर है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी अपनी लॉबी होती है। इसके बाद भी अगर ये सुनने को मिले कि नीति नहीं है तो समझिए कि स्थिति क्या है। नमस्कार।